नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा और प्राइम टाइम बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सियासत को लेकर चल रही अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। राहुल गांधी के साथ चली 4 घंटे मैराथन बैठक के बाद पीएल पुनिया ने स्पष्ट कर दिया है कि बैठक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई बात नहीं हुई। भूपेश बघेल ने कहा है कि राहुल गांधी से छत्तीसगढ़ के विकास पर बातचीत हुई है और उन्हें प्रदेश आने का न्योता उन्होंने दिया है। उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है और संभवतः अगले सप्ताह राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। हमने अपने नेता से सारी बातें कह दी, राजनीतिक बातें भी हुई है, योजनाओं के बारे में, शासकीय योजनाओं के बारे में, छत्तीसगढ़ के परिदृश्य के बारे में सारी चर्चाएं हुई और अंत में मैंने राहुल जी से मैंने आग्रह किया कि आप छत्तीसगढ़ आएं और उन्हें शहर स्वीकार किया। अगले सप्ताह वो आएंगे। राजनीतिक चर्चा क्या हुई? राजनीतिक सारी चीजों का निष्कर्ष मैंने बता दिया कि राहुल जी को मैंने आमंत्रित किया है, वो आ रहे हैं। पहले सुनिए पिछले दिनों जब आए थे तो पुनिया साहब ने बहुत स्पष्ट कर दिया था, प्रभारी जी ने जो बातें कही हैं उसके बाद और कोई बात रह जाती क्या? कुछ लोग कप्तान बनना चाहते और आप कह रहे थे स्थिर करना चाहते हैं सरकार को। मैंने मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित किया भाई। और छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार अपनी उपलब्धियां और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने को तैयार है। इसके लिए विशेष अभियान के तौर पर जन चौपाल लगाई जा रही है, पर यही जन चौपाल राज्य की राजनीति में एक मुद्दा भी बन रही है। दरअसल बीजेपी इसे लेकर सरकार पर तंज कस रही है। क्या है कांग्रेस की योजना और क्या आपत्ति है बीजेपी को, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस हो या फिर विपक्ष में बैठी बीजेपी, दोनों के भीतर हलचल तेजी से नजर आ रही है। आमतौर पर चुनाव से ठीक पहले चुनावी तैयारियों में जुटने वाले सियासी दल अभी से मैदान में नजर आ रहे हैं। विपक्ष के तौर पर बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, तो इधर कांग्रेस भी मौके की नजाकत को भांप चुकी है। तभी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए बूथ स्तर पर जन चौपाल लगाने जा रही है। कहा जा रहा है कि भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जन चौपाल के माध्यम से हम सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को हम जनता तक बताएंगे कि हमारी सरकार ने इन पौने 3 वर्षों में लगातार जनहितैषी काम किए हैं, जनता के भलाई के लिए काम किए हैं। इसलिए उस बातों को हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को अवगत कराएंगे। जी की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए बहुत काम किए हैं। उसको आम जनों को भी हम संगठन के माध्यम से बता रहे हैं। कांग्रेस की जन चौपाल पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि इससे पहले भी कांग्रेस जन चौपाल लगा चुकी है, जहां लोगों ने अपनी समस्याएं भी गिनाई थीं, लेकिन निराकरण आज तक नहीं हो सका। बीजेपी खुले तौर पर कांग्रेस की जन चौपाल को दिखावा बता रही है। अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए सब कुछ चलाते हैं, लेकिन जो इनके चौपाल पहले चलाए थे और जिसमें आवेदन आए हैं उसका निराकरण नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है इस जन चौपाल का उनका कोई औचित्य नहीं है। छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव दूर हैं, लेकिन सियासत का अंदाज अब तेजी से बदल रहा है। सियासी दल एक चुनाव के खत्म होते ही दूसरे चुनाव के समीकरण बनाने में जुट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी समय समय पर किसी न किसी तरीके से जनता तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। कोई उपलब्धियों को गिनाना चाहता है तो कोई खामियों को गिनाने का दांवपेच लगातार चल रहा है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए अब छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर रुख करते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश बीजेपी की, जहां राजधानी भोपाल में बीजेपी की मैराथन बैठक हुई आज। भोपाल हेडक्वार्टर बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने ये बैठकें ली, जिसमें संगठन, मंत्री, मीडिया पर व्यापक चर्चा हुई। साथ ही उपचुनाव को लेकर मंथन भी हुआ। वैसे राजनीति विश्लेषक इस बैठक को दूसरे चश्मे से भी देख रहे हैं, देखिए रिपोर्ट।
कांग्रेस का 2 शिव से सामना, बीजेपी ने इस बार क्या ठाना? शिव के प्रकाश में बैठक, जीत की रणनीति दूर तक। हम मंत्रियों का क्या आचरण हो, कैसे काम करना, सत्ता और संगठन के लोगों को जोड़कर रखना, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिली हैं। और जो भी निर्देश हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की अलग से भी बैठक ली है, जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों का हम लोगों को पालन करना चाहिए। ये बयान ही बताने के लिए काफी है कि शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय की बैठक का मकसद क्या रहा। ये बैठक इसलिए भी खास रही कि राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के हेडक्वार्टर भोपाल होने के बाद ये पहली बड़ी बैठक थी। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और सीएम शिवराज के साथ मिलकर उन्होंने लगातार 3 बैठकें की। पहली बैठक संगठन के पदाधिकारियों के साथ हुई, दूसरी बैठक में मंत्री शामिल रहे और तीसरी बैठक में पार्टी के मीडिया सेल से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक को लेकर राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि अब बीजेपी के 2 शिव से कांग्रेस का सामना होने वाला है। कांग्रेस के लिए एक शिवराज काफी थे, अब तो शिव प्रकाश जी भी आ गए, 2 शिव हो गए। बहुत अच्छा है, ये तो और हमारे लिए सौभाग्य की बात है और पार्टी और मजबूत बनेगी। वैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी के सियासी विरोधियों के लिए शिवराज का चेहरा ही हमेशा से भारी पड़ता रहा है, लेकिन अब शिव के साथ शिव प्रकाश भी आ गए हैं, जो संगठन के महारथी माने जाते हैं। हालांकि कांग्रेस इस पर क्या सोचती है, ये भी सुन लीजिए। कि बीजेपी में फूट है, कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। चंबल ग्वालियर में नेता कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों कि नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये पब्लिसिटी में किसके नाम चलें। अब मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं जनसंपर्क के, पूरा पब्लिसिटी होती है विश्वास सारंग की। विश्वास सारंग कह रही मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। लंबी लड़ाई इनमें चल रही है, इसलिए ये बड़े नेता जो आए इनके दिल्ली वाले समझाने आए कि भाई लड़ो मत। बेशक मध्य प्रदेश के सियासी मैदान में मैच शिवराज बनाम कमलनाथ होने वाला है, लेकिन यहाँ बीजेपी की टीम में शिव प्रकाश जैसे सियासी कोच के रहने से मजबूती बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, अब तो सिंधिया भी बीजेपी में है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस की सियासी लड़ाई पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गई है। बीजेपी संगठन के स्तर पर लगातार बैठक और यात्राएं कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की मांग पर ग्वालियर गुना मक्सी रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के साथ ही कई मुद्दे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा की है। साथ ही महूगढ़ा रेलवे अंडरब्रिज की मांग को भी मंजूरी मिली है। दरअसल 2 दिन पहले मंत्री सिंधिया ने रेल मंत्री को पत्र लिखने के बाद गुरुवार को रेल मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने कई काम स्वीकृत कराने के साथ साथ रेल मंत्री ने कई कार्यों को शुरू कराने का आश्वासन भी दिया है। बता दें आपको, ग्वालियर गुना मक्सी रेलखंड जिसकी लंबाई 400 किलोमीटर है, जिसके ट्रैक के दोहरीकरण के सर्वे का प्रस्ताव 2012-13 में स्वीकृत हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 2017 में रेल विभाग को मिल चुकी है। बड़ी खबर का रुख करेंगे भोपाल से। खबर जहां 1 सितंबर से कक्षा 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में ये 6ठी से 12वीं तक के स्कूल यानी क्लासेस 50% क्षमता के साथ लगेंगी। कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बैठक ली, उस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें आपको, बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। बैठक में विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। बच्चों को, स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को, स्कूल के स्टाफ को, और कक्षा 6ठी से 12वीं तक के स्कूल की क्लासेस अब 1 सितंबर से यानी कि 3 दिन बाद से खुलने जा रहे हैं। और इसको लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक थोड़ी देर पहले शुरू हुई थी, जो खत्म हुई और बड़ा अपडेट मिल रहा है। इससे पहले हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार फैसला ले ही चुकी है 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स, 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अब 6ठी से लेकर 12वीं तक के यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन के सारे छात्र अब स्कूल जा सकेंगे, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ।
देखिए, कोरोना की दूसरी लहर आई और चली गई, लेकिन अपने पीछे दुखों से भरी ऐसी कई कहानियां छोड़कर चली गई जिसने सुन और देखकर जिसे हर किसी की रूह कांप जाती है। वो तस्वीरें आज भी हमारे जहन में हैं। भिंड में भी कोरोना ने 5 बच्चों की जिंदगी पर कुछ ऐसा ही कहर बरपाया है, जो बचपन में ही माता पिता से बिछड़ गए और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोरोना ने इन बच्चों की जिंदगी को नर्क बना दिया। माता पिता का साया छीन लिया, बचपन की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया और हालात ये हैं कि ये 5 बच्चे भीख मांगकर अपनी भूख मिटाने को मजबूर हैं। टूटी फूटी झोपड़ी सिर छुपाने का जरिया है और जब बारिश हो तो शमशान का टीन शेड इन्हें पनाह देता है। सबसे बड़ी बेटी की उम्र 7 साल है, जो बच्चों की देखरेख कर रही है और इनमें सबसे छोटा बच्चा 8 महीने का है, जिसने ठीक से अपने माता पिता का चेहरा भी नहीं देखा। भिंड के अमा गांव में रहने वाले इन बच्चों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन नियति ने ऐसा खेल खेला कि कोरोना से फरवरी में पिता की मौत हुई तो मई में मां ने दम तोड़ दिया और बच्चे बेसहारा हो गए। फरवरी में खत्म हुई थी और पापा मार्च में कोरोना से खत्म हो गए। 5 भाई बहन हैं। अच्छा, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? सिर्फ गाँव वाले देते हैं। कैसे भरण पोषण करते हैं आप? सिर्फ गाँव वालों से। मकान है आपके पास? एक कच्ची मरज्जा है। सोने के लिए क्या व्यवस्था है? अगर वो चूता है तो पानी आनी बरसता है तो मरघट पे सोते हैं, अगर नहीं चूता तो वहीं पर। ग्रामीण इन बच्चों की हालत देखकर दुखी होते हैं। कोई खाना देता है तो कोई दूध दे देता है और आखिर कोई इन्हें तन ढकने के लिए पुराने कपड़े देकर मदद कर रहा है। इनको हम प्रतिदिन खाना देते हैं। त्योहार के दिन खीर पूड़ी सब्जी सब कुछ दी। जब से इनके माँ बाप खत्म हुए, जब से रोज आते हैं प्रतिदिन। कितने बच्चे हैं? कितनी 5। जिसके द्वारा पहुँच जाए वो सब देते हैं। किस तरह के लोग मदद कर रहे हैं गांव में? सब चीज़ की कर रहे हैं। दूध देते बच्चा को, हाँ, सब्जी रोटी खाने को सब कुछ देते। कपड़ा भी जो है बच्चन के वो देते इनको। माता पिता यूपी में रहकर काम करते थे, लिहाजा इन बच्चों के पास मध्य प्रदेश का दस्तावेज नहीं है और यही वजह है कि सरकारी सुविधाएं मिलने में परेशानी हो रही है। क्योंकि हमारे शिक्षक और हम सबने सघन गृह संपर्क अभियान कर इनका नाम निकाला है। चूँकि इनके कागज के अभाव के कारण इनकी जन्म तिथि हम स्पष्ट नहीं कर पाए, इसलिए इनका प्रवेश होने में समस्या आई है। जो आज अपन ने देखा है कि 2 बच्चे इसमें प्रवेश के योग्य हैं, तो हम इसको तत्पर कल ही इनको उनकी जन्म तिथि मिल गई है, कल ही इनको हम विद्यालय में इनको प्रवेश दिलाएंगे और विद्यालय से विभाग के द्वारा, हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा जो इनको हेल्प होगी, जो किताब गणवेश जो वगैरह मिलेगी, वो इनको अपन उपलब्ध कल मुहैया कराएंगे। बंसल न्यूज ने इन बच्चों की वेदना, बेबसी और मुफलिसी से भरी कहानी को प्रमुखता से दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ताकि इन बच्चों को कुछ मदद मिल सके। सुकून है कि बंसल न्यूज इस कर्तव्य को निभाने में कामयाब रहा। कलेक्टर ने टीम को गांव भेजा और बच्चों को शिशुगृह में शिफ्ट कराया है, जहां रहने खाने के साथ अब शिक्षा और बाकी सुविधाओं के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश करेगा। एसडीएम साहब और एसडीओपी, जो महिला बाल विकास अधिकारी प्लस जो किशोर न्याय के तहत जो गठित जो जिला बाल कल्याण समिति के जो सदस्यगण सभी स्पॉट में गए थे, उनका परिवार से मिले थे, बच्चों से मिले थे और इन बच्चों को क्योंकि इनका बच्चों के हित में, क्योंकि उनका दादाजी उनको छोड़ने में 2-3 दिन से वो सहमति नहीं दे रहे थे, बट उनका काउंसलिंग करके उनको सहमति प्राप्त करके अभी उनको जो बच्चों को, उनका जो बच्चों के हित में, तो हम उनको शिशु गृह में शिफ्ट करने का जो कार्रवाई बाल कल्याण समिति के जो निर्णय है उसके आधार पर, उसका परिप्रेक्ष्य में वहाँ लाहौर का शिशु गृह में शिफ्ट किया गया है। कोरोना ने बच्चों की जिंदगी को तबाह कर दिया, रही कसर सिस्टम ने पूरी की, लेकिन अब राहत ये है कि प्रशासन ने इनकी सुध ली है और उम्मीद यही है कि ये बच्चे अब प्रशासन की देखरेख से आगे बढ़ें और जिंदगी को नया मुकाम दें। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, भिंड। इन छोटे छोटे बच्चों की गाथा देख और सुनकर आपको दुख जरूर हुआ होगा, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। ईश्वर ने यही चाहा और कभी हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हो, लेकिन बंसल न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद असर ये हुआ कि प्रशासन ने पहल की और अब प्रशासन इन बच्चों की देखभाल कर रहा है। अब बात करते हैं कोरोना की तीसरी लहर की, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे से जुड़े लोग इस बात की
आशंका पहले ही जता चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर-अक्टूबर में आ सकती है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि दूसरी लहर की गलतियों को न दोहराया जाए। बिलासपुर नगर निगम इसी कवायद में जुट गया है। यहां 70 वार्डों के पार्षदों को एक सर्कुलर जारी किया जा रहा है। क्या है यह सर्कुलर और क्यों जरूरी है यह, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चंद दिनों में सितंबर महीने की शुरुआत हो जाएगी। सितंबर यानी विशेषज्ञों की राय में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत। हालांकि प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरह बिलासपुर में अभी भी राहत है। हर दिन 4 से 5 मरीज ही कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन आंकड़ा कहीं डराने न लगे, इसलिए बिलासपुर स्वास्थ्य महकमे ने 70 वार्डों में 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सभी पार्षदों को अपने वार्ड में 100% वैक्सीनेशन कराने को कहा गया है। नगर निगम के स्कूलों में लगातार वैक्सीन का काम किया जा रहा है, लोगों को लगाया जा रहा है, लेकिन वार्डों में क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा होता है तो सभी लोग स्कूलों में नहीं आ पाते। उसको दृष्टिगत रखते हुए अब वार्ड में जहां पर सम्मानीय वार्ड पार्षद तय करेंगे स्थान, उन स्थानों पर के वैक्सीन का कैंप लगाया जाएगा। और आज नगर निगम के सचिव के द्वारा सर्कुलर पार्षदों को जारी किया जा रहा है कि अपने अपने वार्डों में स्थान का चिन्हांकित करें और आने वाले समय में अधिक से अधिक उन वार्डों के नागरिकों को, हमारे माताएं बहनों और भाइयों को वैक्सीन लगाया जा सके। बिलासपुर स्वास्थ्य महकमा भी पूरे बिलासपुर में 100% वैक्सीनेशन हो, इसके लिए जुटा हुआ है। हालांकि 40% लोगों को डबल डोज और 20% लोगों को पहला डोज नहीं लगा है, जो एक बड़ी चुनौती है। पार्षद हमारा साथ दे, मितानी साथ दे, तो हम मोहल्ले में जाके वैक्सीनेशन कर सकते हैं ताकि हमारा टारगेट पूरा हो सके। वैक्सीनेशन के लिए तो अभी काफ़ी लोग बचे, 9 लाख लोग को अभी लगा है फर्स्ट डोज, तो 13 लाख करीब है हमारे, तो इसलिए काफ़ी कम है अभी। सारे गतिरोध के बीच बिलासपुर को 100% वैक्सीनेशन करने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच सितंबर महीने की शुरुआत लोगों के बीच आशंका बढ़ा रही है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि तीसरी लहर कमजोर हो सकती है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। इधर भोपाल में सुबह तकरीबन 7:30 बजे आतंकियों ने भारत भवन में कब्जा कर लिया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को अपने कब्जे में ले लिया और ग्रेनेड से विस्फोट करना शुरू कर दिया। इसकी सूचना राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG कमांडो को मिली तो उन्होंने तत्काल मोर्चा संभाला और प्लानिंग कर भारत भवन को हेलीकॉप्टर की मदद से घेर लिया। और कमांडोज ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आतंकियों को ढेर करते हुए सभी को सुरक्षित निकाल लिया। चौंक गए ना आप? दरअसल ये सब एक हिस्सा था NSG की मॉक ड्रिल का, जिसे भारत भवन और हमीदिया अस्पताल में बखूबी अंजाम दिया गया। भारत भवन में NSG की मॉक ड्रिल के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि NSG के कमांडोज अद्भुत और अविश्वसनीय काम करते हैं। अब हमारे कमांडोज काफी आधुनिक हो गए हैं, इसलिए अब समझ आ रहा है कि देश में आतंकवाद और आतंकवादी क्यों यहां से भाग रहे हैं। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।